नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। मध्य प्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख दी है। प्रस्ताव के मुताबिक आपको बताते चले, शिवराज सरकार अब इस स्टेशन का नाम आदिवासी रानी कमलापति के नाम पर रखेगी। इसके लिए गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी जा चुकी है और बिना किसी देरी के नाम बदलने का अनुरोध भी किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम 15 नवंबर तक बदलने का ऐलान किया जा सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की जयंती के लिए इस दिन भोपाल में ही होंगे। शिवराज सरकार 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा कर चुकी है। इसके लिए महासम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है। ऐसे में पीएम खुद भोपाल से स्टेशन का नाम बदलने का ऐलान कर सकते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 100 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है और इसका लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को करेंगे। रानी कमलापति 16वीं सदी में गोंड राजवंश की रानी रही हैं। भोपाल में गोंड राजवंश का शासन था और रानी कमलापति ने, आपको बता चले, आक्रांताओं से क्षेत्र की बहादुरी से रक्षा की थी। मध्य प्रदेश सरकार की चिट्ठी में भी रानी कमलापति की बहादुरी का जिक्र किया गया और कहा गया था कि रानी कमलापति ने जीवन भर अत्यंत बहादुरी और वीरता के साथ आक्रमणकारियों का सामना किया था। उनकी स्मृतियों को सहेजने और उनके बलिदान के प्रति कृतज्ञता के लिए राज्य सरकार ने भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम से रखने का निर्णय लिया था। इससे पहले भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की मांग की थी। उन्होंने पीएम की तरफ से आधुनिक स्टेशन के लोकार्पण के दौरान इस नाम के ऐलान की भी मांग उठाई थी। हालांकि राज्य सरकार ने स्टेशन का नाम रानी कमलापति पर रखने का प्रस्ताव देकर प्रज्ञा ठाकुर की मांग को दरकिनार किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि झीरम कांड की रिपोर्ट जो राज्यपाल को सौंपी गई थी उसे प्रदेश सरकार सार्वजनिक नहीं करेगी। यह बयान खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार की रात को दिया। वह दिल्ली से कांग्रेस के प्रमुख नेता सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद लौटे थे। उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए साफ तौर पर कहा था कि हम उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे क्योंकि वह रिपोर्ट अभी अधूरी है। आखिर किस तथ्य को हम मानेंगे? जिन 2 नए सदस्यों की टीम फिर से बनाई गई है वो अधूरी रिपोर्ट को पूरा करेगी और जांच को भी। झीरम कांड रिपोर्ट को लेकर आगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि तब रमन सिंह की सरकार ने आयोग बनाया था। 20 बार जांच का समय बढ़ाया गया। जून के महीने में आयोग के सचिव ने बताया था कि जांच पूरी नहीं हुई। इसके कुछ दिनों बाद उनका ट्रांसफर हो गया। फिर वही रिपोर्ट राजभवन को दिए जाने की खबर मीडिया के जरिए हमें मिली। अब मेरे कार्यालय के अफसरों ने बताया कि राजभवन से वह रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई। तब आयोग के सचिव ने बताया था कि जांच अधूरी है और इसके साथ साथ उनका ट्रांसफर हो गया। इसलिए हमने 2 सदस्यों की टीम फिर से बनाई है जो इस अधूरी जांच को आगे पूरा करेगी। इसके लिए हमने विधि विधान से सलाह भी ली है और वैध विकल्प के आधार पर ही यह फैसला लिया गया। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद रायपुर एयरपोर्ट पर भूपेश बघेल चेहरे पर मुस्कान लेकर लौटे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि करीब 40 मिनट तक सोनिया गांधी के साथ उनकी मुलाकात हुई। दोनों एक ही कमरे में बैठकर चर्चा कर रहे थे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह मुलाकात बेहद अच्छी रही। मैंने सोनिया जी से मिलने का समय मांगा था मगर कोविड की वजह से तब मुलाकात नहीं हो पाई थी। यह एक सौजन्य भेंट थी। इस मुलाकात के दौरान प्रदेश और देश की तमाम राजनीतिक परिस्थितियों पर भी बातचीत हुई क्योंकि मुझे यूपी का इलेक्शन ऑब्जर्वर बनाया गया है। इसलिए प्रियंका गांधी से भी संगठन के कामकाज को लेकर बात हुई है। यूपी में उनके नेतृत्व पर लोग अब विश्वास जताने लगे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपनी जड़ें एक बार फिर से मजबूत करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रायपुर पहुंची। दिन भर कई तरह के कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। प्रदेश कार्यालय में बैठक के प्रदेश भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता आरंग पहुंचे। मंत्री शिव डहरिया इसी इलाके से विधायक है। इस इलाके में दिवाली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दिवाली मिलन कार्यक्रम के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने अपने मिशन इलेक्शन की भी शुरुआत कर दी। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वर की मौजूदगी में मंत्री डहरिया के इलाके से 6000 लोगों को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कराया गया। मीडिया से ही आपको बता चली, डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि जनता ने अब प्रदेश सरकार को सबक सिखाने का मन बना लिया है। लोग इस बात को समझ चुके हैं कि बेरोजगारी की बात हो या फिर शराबबंदी का मुद्दा, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया था। इसलिए अब लोग भाजपा को आशीर्वाद देने का मन बना चुके हैं। बड़ी संख्या में लोगों के भाजपा प्रवेश के लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जब से प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आई हैं,
प्रदेश में इनका काफी प्रभाव है और आने वाले समय में हर ब्लॉक और हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। बड़ी तादाद में लोग भाजपा के साथ जुड़ेंगे। आरंग में हुए इस कार्यक्रम के बाद शाम के वक्त भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि बीते 3 सालों में प्रदेश काफी नीचे चला गया। कवर्धा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुसंख्यक समुदाय को दबाने का काम किया जा रहा है और 75 लोगों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के विजय शर्मा पर गैर जमानती धाराएं लगा दी गई। धार्मिक झंडे का जिन लोगों ने कवर्धा में अपमान किया उन्हें पकड़ा तक नहीं गया और विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल में डाल दिया गया। झीरम कांड की जांच रिपोर्ट का जिक्र करते हुए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने इस मामले में काफी हड़बड़ी दिखाई। न रिपोर्ट को पढ़ा गया न ही समझा गया। रिटायर्ड जजों की नियुक्ति कर दी गई थी या आपको बताते चले हड़बड़ाहट में लिया हुआ फैसला था। रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, करप्शन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो देश की आज़ादी को लेकर विवादित बयान देना बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को महंगा पड़ चुका है। देश भर में उनका विरोध हो रहा है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत ने देश के महापुरुषों का अपमान किया। जो ये कहते हैं देश को आज़ादी भीख में मिली है, उसने उनका अपमान किया है। जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी, देश से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बयान उन्होंने शुक्रवार की रात रायपुर एयरपोर्ट पर दिया। इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल और शहर कांग्रेस संयुक्त महामंत्री मोहम्मद सिद्दीकी ने थाने में शिकायत की है। कांग्रेस नेताओं ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ देश में दुर्भावना फैलाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। कांग्रेस नेता मोहम्मद सिद्दीकी ने कहा है कि सुर्खियों में रहने भाजपा के छिपे एजेंडे का तहत कंगना रनौत ने यह बयान दिया। कन्हैया अग्रवाल ने कहा है कि देश के शहीदों का अपमान बर्दाश्त से बाहर है। एक न्यूज चैनल में आपको बताते चले कंगना रनौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सावरकर, लक्ष्मीबाई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए कहा था, ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन यह हिंदुस्तानी खून नहीं होना चाहिए। वे ये जानते थे बेशक उन्हें एक पुरस्कार दिया जाना चाहिए। वह आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी। हमें 2014 में असली आज़ादी मिली। तो हाईकोर्ट की डबल बेंच ने परिवहन विभाग से ऐसी सेवाओं पर शुल्क लेने से जो देश के अन्य राज्यों में मुफ्त में दी जा रही हैं उन पर स्पष्टीकरण मांग लिया है, जिसमें ऑनलाइन फीस जमा करने के दौरान 70 रुपये एडिशनल चार्ज लिए जाने का मुख्य मामला दर्ज किया गया। हाईकोर्ट ने इसमें सुनवाई के दौरान कहा कि देश के 33 राज्यों में लोगों को जो सेवा निःशुल्क दी जा रही है उनके लिए प्रदेश में क्यों रुपए लिए जा रहे। इस पर परिवहन विभाग स्पष्टीकरण दे। इस याचिका की अगली सुनवाई अब 23 नवंबर को होनी है। विभाग को शपथ पत्र के साथ जवाब देना होगा। प्रदेश परिवहन विभाग ने व केंद्रीय परिवहन विभाग के बीच जो करार हुआ है उसके अनुसार ये सेवाएं निःशुल्क दी जानी चाहिए, लेकिन इसके लिए 70 रुपए लिए जा रहे हैं। स्मार्ट चिप कंपनी हर महीने 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बीच कमाती है। साल भर में 30 करोड़ रुपए कंपनी को मिल जाते हैं। जनता का पैसा एक निजी कंपनी को दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि कंपनी का ठेका दिसंबर 2018 में खत्म हो गया, फिर भी कंपनी काम कर रही है, जबकि यह कार्य एनआईसी से लिया जाना था ताकि लोगों को सेवाएं निःशुल्क मिल सके। परिवहन विभाग की ओर से कहा गया है कि स्मार्ट चिप कंपनी से करार के तहत कार्य लिया जा रहा है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई थी और आपको बताते चले बहस के दौरान कोर्ट ने कहा था कि क्या मध्य प्रदेश देश से अलग है। ज्ञात हो कि इस मामले में स्मार्ट चिप कंपनी ने भी जवाब देने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने 25,000 के हर्जाना जमा करने पर जवाब देने की इजाजत दी थी। तो सिलवानी नगर के बजरंग चौराहे पर शुक्रवार को एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर देखने को मिला। यहां एक ट्रक ने कार को अपनी चपेट में ले लिया और उसे घसीटते हुए करीब 50 मीटर दूर ले गया। कार सवार घिसटते हुए ही गेट खोलकर बाहर निकले और जान बचाई। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। घटना साई खेड़ा से सिलवानी की ओर से आते हुए समय बजरंग चौराहे पर हुई है। आगे चल रही कार को ट्रक ने साइड से टक्कर मारी है। जैसे ही कार घूमी, ट्रक उसे धकेलते हुए आगे बढ़ गया। ट्रक ड्राइवर ने इस दौरान ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोकने की जरूरत भी नहीं समझी। या देख कुछ लोग ट्रक के पीछे दौड़े। वहीं कार सवारों ने घिसटते हुए आपको पता चले कार का गेट खोलकर उससे बाहर निकलने का खतरा मोल ले लिया। बाद में गनीमत रही कि कार पलटी नहीं तो कार में सवार 4 लोग हादसे का शिकार हो सकते थे। यह पूरी घटना रोड किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कार में बैठे लोगों ने उतर कर आपको बताते चले
ट्रक ड्राइवर की धुनाई कर दी थी और इसी के साथ साथ सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। दोनों पक्षों को थाने चलने को कहा गया। सिलवानी थाना प्रभारी माया सिंह ने बताया कि ट्रक ड्राइवर पप्पू राजपूत के खिलाफ 219वां एवं लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने पर मामला दर्ज कर लिया गया। छतरपुर में मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट होने से 12 साल का लड़का पूरी तरीके से घायल हो चुका है। सड़क पर पड़ी बैटरी घर ले आया और खेल में उसके एक पॉइंट से तार दूसरे पॉइंट में जोड़ रहा था। साथ ही बैटरी फटी और इसके टुकड़े टुकड़े लड़के के शरीर में घुस गए। लीवर में टुकड़ा घुसने से ब्लीडिंग हो रही है। फेफड़े के अलावा हाथ, पैर, मुंह, पेट, सीने में गंभीर चोटें आई हैं। घायल 12 साल के लड़के का नाम हासिम खान है। छतरपुर जिले के कुर्राहा गांव का रहने वाला वो है और वह अपनी मां रुखसार बेगम के साथ मामा के यहां पड़ोसी यूपी के गांव श्रीनगर में गया था। मां रुखसार बेगम ने बताया कि शुक्रवार को उस सड़क पर मोबाइल की बैटरी पड़ी मिली थी। वह उसे घर ले आया। यहां वहां तार लगाने के दौरान बैटरी में ब्लास्ट हो गया। बच्चा जिला अस्पताल में भर्ती है। बच्चे का इलाज किया जा रहा है। वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर वीपी शेषा के मुताबिक बच्चे की हालत गंभीर है। बैटरी के टुकड़े शरीर के काफी भीतर तक घुस चुके हैं, जिसने अंदरूनी हिस्से को डैमेज कर दिया। बैटरी का एक टुकड़ा लीवर में तो दूसरा टुकड़ा फेफड़ों में घुस गया है, जिससे लीवर की ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही। खून बंद नहीं हुआ तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह की यह 7वीं और 8वीं घटना है। घर के बड़े सतर्क रहें और बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। जरूरत हो तो ही उन्हें दें, वह भी अपनी देखरेख में। मोबाइल चार्ज करते समय तो बिल्कुल भी बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। बैतूल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक खुदकुशी के 3 प्रयास कर चुका है। किसी के बताने पर पहले ज्यादा शराब पीकर जान देने की कोशिश की, असफल रहा तो जहर खाया, बच गया तो फांसी लगा ली। युवक का गंभीर हालत में जिला अस्पताल में अब इलाज चल रहा। मामला चिचोली थाना इलाके के पाठाखेड़ा का है। डॉक्टरों के मुताबिक चिचोली सीएससी से रेफर होकर जिला अस्पताल भेजे गए 35 साल के रविंद्र कटारे ने आत्महत्या के लिए एक साथ 3 प्रयास किए। डॉक्टर अजय महोरे ने बताया है कि रविंद्र ने पहले बेसुध होने तक शराब पी। जब उसे होश आया तो उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। उसके बाद भी बच गया तो फांसी के फंदे पर लटक गया। जहरीला पदार्थ तो निकाल दिया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर है। डॉक्टरों के मुताबिक मरीज बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है, जिसके चलते इलाज में दिक्कत आ रही है। युवक की खुद की टैक्सी है। वह शुक्रवार सुबह ही घर लौटा था। भाई विनोद ने बताया है कि रविंद्र द्वारा कुछ खा लेने और फांसी लगाने की जानकारी मिलने पर वह उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। शायद भाभी सीमा से कुछ अनबन हो गई थी, जिसके चलते उसने पहले खूब शराब पी और फिर कुछ खा लिया। उसने क्या खाया इसकी जानकारी नहीं है। इसके बाद उसने घर में ही फांसी लगाने का प्रयास किया। समय पर देखने से उसे फंदे से नीचे उतार लिया गया। युवक की हालत गंभीर होने पर पुलिस उसके बयान नहीं ले पा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दुनिया का एकमात्र तैरता डाकघर, जिसे देखने के लिए आपको धरती के स्वर्ग यानी कि जम्मू कश्मीर का रुख करना होगा। इस पोस्ट ऑफिस को लोकेशन देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं इस पोस्ट ऑफिस की क्या खासियत है इस रिपोर्ट में। अब तक आपने तैरते हुए घर, होटल, पूजा स्थल और बाजार तो देखे होंगे, पर आज हम आपको दुनिया में तैरने वाले पोस्ट ऑफिस के बारे में बताएंगे। खास बात यह है कि इस पोस्ट ऑफिस को देखने के लिए आपको धरती के स्वर्ग यानी जम्मू कश्मीर का रुख करना होगा। इस पोस्ट ऑफिस की लोकेशन देखकर आप हैरान रह जाएंगे। डल झील में एक विशाल हाउस बोट पर मनोरम बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच खूबसूरत शहर श्रीनगर में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस पर्यटकों को खासा आकर्षित करता है। आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर है। यहाँ जाकर आप श्रीनगर की खूबसूरती को देख सकते हैं। यहाँ खड़े होकर आपको ऐसा लगेगा जैसे सपनों की दुनिया में पहुंच गए हो। आप श्रीनगर में भव्य डल झील के पानी पर तैरते हुए इस डाकघर को देख सकते हैं। पहली नजर में आप दूर से देखने पर सोच सकते हैं कि यह एक सामान्य नाव है, जो इस शहर में काफी आम दृश्य है, मगर जब आप पास से देखते हैं तो आपको भारतीय डाकघर के आधिकारिक लाल और पीले लोगो दिखेंगे। एक बोर्ड है जिस पर फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस डल लेक लिखा हुआ है। एक तरह का आर्किटेक्चर होने के कारण ये डाकघर अब एक पर्यटक के कश्मीर यात्रा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आप उन यात्रियों की संख्या पर विश्वास नहीं कर पाएंगे जो अपने प्रियजनों को पोस्ट कार्ड भेजने के लिए डाकघर जाते हैं। इसके अलावा यहाँ स्टैंप में डल झील की छवि है, जो इस प्रकृति की कला के काम का एक प्रकार है। इस डाकघर में राज्य की खूबसूरती की झलक साफ दिखाई देती है।
फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन साल 2011 में तब जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ साथ तत्कालीन संचार और आईटी राज्य मंत्री सचिन पायलट ने किया था। यह एक सक्रिय डाकघर है जो न केवल स्थानीय लोगों द्वारा पत्रों को पोस्ट करने के लिए बल्कि बड़े पैमाने पर पर्यटकों द्वारा भी देखा जाता है। यहाँ दी जाने वाली अन्य सेवाओं में इंटरनेट सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल शामिल है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के परिसर में एक डाक टिकट संग्रहालय है जिसमें अद्वितीय टिकटों का विशाल संग्रह है। इसके अलावा एक स्मारिका की दुकान है जहां से पोस्ट कार्ड, टिकट, स्थानीय आइटम और ग्रीटिंग कार्ड खरीद सकते हैं। तो अगली बार जब आप श्रीनगर जाएं तो सुनिश्चित करें कि आप दुनिया के एकमात्र फ्लोटिंग डाकघर से अपने टिकट और प्रिय लोगों को पोस्ट कार्ड जरूर भेजें। तो ठंड का मौसम है और ऐसे में चेहरे का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी। लेकिन आप में से कई लोग बड़ी असमंजस की स्थिति में पड़े रहते होंगे कि हमेशा कि आखिर ऐसा क्या करें कि हमारी स्किन हमेशा ही जवां नज़र आए। तो इसके जो सीक्रेट्स हैं इस रिपोर्ट में देखिए।